ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके का अभी न्यूज़ आया है, इस न्यूज़ पर क्या कहा गया था, उसके बारे में जो प्रिडिक्शन सत्य हुई है उसका यहाँ पर एक बार रिकैप करना है, क्योंकि इस चैनल पर जो भी प्रिडिक्शन सत्य होती है या असत्य होती है उसको आकर मैं स्वीकार ज़रूर करता हूँ। ओवरऑल जो एनालिसिस करने पर यह पता चल रहा है कि अभी बृहस्पति के अंदर फिर केतु आ रहा है, जो कि 17 सितंबर 2020 में ये ऑलरेडी आ चुका है, 17 सितंबर 2020। और यही वो टाइम था लगभग जहां पर एक बार डिप्टी सीएम के रूप में अजीत पवार ने विद्रोह किया था, और जो भी रहा हो एक प्रकार से पार्टी में डिस्प्यूट हुआ। केतु जहां पे भी आएगा, सूर्य जहां पर भी आएगा, पार्टी में डिस्प्यूट होगा। अब पुनः एक बार बृहस्पति के अंदर सूर्य जो है 17 मई 2023 से प्रारंभ हो जाएगा, और जब 17 मई 2023 से ये प्रारंभ हो जाएगा तो लगभग 6 महीने का जो अंतर रहेगा, वहाँ पर एक बार पुनः विद्रोह की लहर फिर से हो सकती है, या ये सोची समझी रणनीति हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है लग्नेश है, लग्नेश कभी भी अपने आप को अलग नहीं करेगा। लेकिन जब बृहस्पति में सूर्य चलेगा, बृहस्पति से सूर्य जो है वो नवम पंचम योग भी बना रहा है, तो किसी तरीके से, क्योंकि सूर्य के साथ केतु मिला हुआ है, इसलिए अलगाव तो होना है। और अलगाव जो होगा वो माइंड से किया जाएगा, मतलब पूरी प्लानिंग करके किया जाएगा। और 6 महीने के अंदर अंदर ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें एनसीपी 2 पार्ट में टूट जाए, और ये टाइम जो है लोकसभा चुनाव के पहले तक मैक्सिमम हो सकता है। और अजीत पवार जी की जो कुंडली बनती है 22 जुलाई 1959 13:42, मतलब दोपहर का 1:42 है, अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी कुंडली जो है तुला लगन की कुंडली बनती है, लगन में ही बृहस्पति है, और शनि जो है इनका वक्री तृतीय भाव में है। बुध चंद्रमा जो है इनका कुंभ में है। देखिए, एनसीपी का जो चंद्रमा है वो भी कुंभ में है, और इनका भी जो चंद्रमा है वो कुंभ में है। तो तुला लगन की कुंडली में सूर्य और बुध मिलके बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन दशम भाव में कर रहे हैं। जो एनसीपी पार्टी है उसमें भी सूर्य दशम भाव में उपस्थित है। जो अजीत पवार की कुंडली बनी उसमें भी सूर्य दशम भाव में दिशा बली है। अभी वर्तमान में 9 मई के बाद बुध में राहु की महादशा चलेगा, अंतर चलेगा, और राहु जो है इनके लगन से द्वादश भाव में है। तो द्वादश भाव का जो राहु है निश्चित रूप से एक प्रकार से कहा जाए अपने स्थान को चेंज करने का पूरा प्रयास करेगा। और इसका भी जो टाइम उतना ही आ रहा है, लगभग 6 महीने का टाइम जितना एनसीपी के लिए आ रहा है। तो दोनों चार्ट से ये कन्फर्म हो रहा है कि अगले 6 महीने में राजनीतिक हलचल जो रहेगी महाराष्ट्र में काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई देगी। और जैसे ही वहाँ पर ये पार्टी टूटेगी, वहाँ पर पहले तो मैं बता दूं ये सिस्टमैटिक प्लानिंग के थ्रू टूटेगी, किसी प्रकार का विद्रोह के कारण ये नहीं टूटने वाली है। क्योंकि राहु जो है बड़ी राजनीति में माहिर होता है। द्वादश का जो राहु होता है वो अपने स्थान से अलगाव करने की कोशिश करता है। तो और जेल यात्रा या विदेश में जाना, स्थान परिवर्तन करना, ये सारी चीज़ें राहु का द्वादश भाव में ये स्थिति होती है। और एनसीपी का जो चार्ट बन रहा है उसमें बृहस्पति में सूर्य आ चुका है, नवम पंचम योग तो बना रहा है, लेकिन केतु जो है गोचर का केतु इस समय बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं है। इस कारण से परेशानियां हो सकती है पार्टी के अंदर, किसी प्रकार का एक मतभेद हो सकता है जो कुछ ही दिनों में सामने आएगा। जो मेरा प्रिडिक्शन है, ये डेट जो होगा 17 मई से स्टार्ट होकर 17 सितंबर तक, और उसके अधिक से अधिक ये 12 फरवरी तक का जो। तो देखिए, ये जो प्रिडिक्शन दिया गया था कुंडली एक्सपर्ट के इस चैनल पर अजीत पवार को लेकर, एनसीपी क्या टूटने वाली है उसमें प्रिडिक्ट किया गया था। यस, एनसीपी टूटेगी आगे चल के, और एनसीपी टूटने के बाद जो रहने वाला है उसका डेट भी बताया गया था। 10 मई से लेकर 12 सितंबर तक का टाइम दिया गया था। इस टाइम फ्रेम में इसको सब कुछ होना था, और एग्जैक्टली आपने इस वीडियो में देखा कि उसी टाइम फ्रेम में ये हुआ है। जिनको वीडियो पूरा प्रॉपर डिस्प्ले में नहीं दिखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, अभी जब ये लाइव ख़त्म हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको ऐड किया जाएगा, इस वीडियो को आप वहाँ पर क्लिक करके ज़रूर
चेक कर सकते हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि मैंने जो प्रिडिक्ट किया हुआ है और एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं महाराष्ट्र की राजनीति को लेके। एक तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें जो तख्ता पलट, आप ये तख्ता पलट नहीं कहिए, एक प्रकार से कहा जाए विपक्षी एकता को, यानी महाविकास आघाड़ी को निश्चित रूप से यहाँ पर एक बड़ा चोट लगा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी बात ये कहा जाए कि ये प्रिडिक्शन महाराष्ट्र में दक्षिण राज्यों में, मैं बार बार बोल रहा था कि कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं और ये बड़ा चेंज होगा। और ये दक्षिण के राज्यों में अभी जो 5 भविष्यवाणी बताई थी उसमें भी यही चीज़ बोला गया था कि दक्षिण के राज्यों में ऐसा चीज़ें होने वाली हैं और इस तरीके की जो चीज़ें हुई हैं वो वास्तविकता में देखिए सत्य रही हैं। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं कि ये सिस्टमैटिक चेंज होना था, मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये सिस्टमैटिक चेंज होना था। और सिस्टमैटिक चेंज होने का मतलब है कि यहाँ पर अजीत पवार को एक मोहरे के रूप में लाया गया है और अगर इसे बीजेपी एक्सेप्ट कर रही है तो लॉन्ग टाइम के लिए इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। ये प्रिडिक्शन सत्य तो हुई है, लेकिन इस प्रिडिक्शन में मैंने बोला था कि सब कुछ सोचा विचार होगा, सब कुछ ऑल थिंग विल बी प्लान्ड। पहले भी डिप्टी सीएम बनकर अजीत पवार ने धोखा दिया था, इस बार ये धोखा देने के कंडीशन में ही नहीं है क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। लेकिन अंदरूनी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनका चुनाव भी 2024 में होना है, उनकी प्लानिंग क्या है इस पर भी बहुत सोच समझने के बाद बीजेपी में इसको ज्वाइन कराना चाहिए था। लेकिन अगर ये ज्वाइन किए और 40 विधायक जैसे बताया जा रहा है न्यूज़ में, 40 विधायक इस समय इनके साथ जाकर जुड़ रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से ये महाविकास आघाड़ी को चोट लग रहा है। लेकिन ये राजनीति चल रही, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, इनके जुड़ने से आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। और ये नुकसान क्योंकि ये बहुत ही सिस्टमैटिक प्लानिंग के थ्रू हो रहा है। मैंने उस वीडियो में भी यही बोला था कि सिस्टमैटिक प्लानिंग के थ्रू हो रहा है और ये प्लानिंग जो कर रहे हैं वो शरद पवार की हुई प्लानिंग है और खुद ही ये सरकार बनाते हैं, खुद ही सरकार तोड़ते हैं, खुद समर्थन देने के लिए चले जाते हैं और वहाँ की गुप्त बातों को, यानी कॉन्फिडेंशियल जो बातें होती हैं उसको विपक्ष तक पहुँचाने का काम ये अजीत पवार के माध्यम से हो सकता है। तो अजीत पवार का इस समय जुड़ना है एनसीपी छोड़कर, जबकि एक बार ऐसा हुआ था बीच में भी जब ये छोड़ कर आए थे वापस चले गए थे। अभी तो ये कन्फर्म है वापस नहीं जाने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा इस पर गणना ज़रूर बची हुई है, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इट इज़ प्लान्ड, ये पूरे सोची समझी हुई रणनीति के अनुसार हो रही है और ऐसा चार्ट में भी दिख रहा है। मैंने कैलकुलेशन किया था अजीत पवार के चार्ट को जो कि तुला लगन का बनता है और एनसीपी के चार्ट को, उसमें क्लियरली इंडिकेशन था कि विग्रह प्लैनेट, जो कि प्लैनेट आपको अलगाव कर देता है, ऐसे प्लैनेट के अलगाव होने के कारण पार्टी में टूट पड़ती है और पार्टी में टूट पड़ने के बाद पार्टी से लोग अलग होते हैं। और मैं आप लोगों को बार बार बता दूं, जो शपथ समारोह की कुंडली बनी थी एकनाथ जी की और साथ में फडणवीस जी ने जब शपथ लिया हुआ था, अब एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम हो जाएंगे। तो ये शपथ जो लिया गया था, शपथ समारोह की कुंडली भी बहुत स्ट्रांग नहीं बन रही थी और इसमें इनके क्योंकि पूर्ण बहुमत अब हो चुका है तो पूर्ण बहुमत में कोई 40 लोग आकर जुड़े या जाए इनसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुमत तो बीजेपी के हाथ में ही रहेगा। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2024 के चुनाव में इस प्रकार का जो गठजोड़ किया गया है इसमें बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो सकता है। मैं रिकैलकुलेशन करके अपने दर्शकों को ज़रूर इसमें बताऊंगा कि क्या परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये जिस दिन जुड़ाव हो रहा है अभी मैंने चार्ट नहीं देखा है क्या चार्ट कहता, लेकिन जिस समय ओथ लिया गया था उसमें एक बार पुनः
बीच में चीज़ों में, क्योंकि मल्टीपल लोग जब कोई भी चीज़ें चलाते हैं तो परेशानी आती ही आती है और लंबे टाइम तक सरकार नहीं चल पाती है। लेकिन अब ट्रिपल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार से बस मेरा तो ये मानना है कि अब जो भी सरकार है बहुत हो चुका, अभी जनता को मदद करने की ज़रूरत है। जनता के जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उनको आप पूरा कीजिए, जितने भी वादे किए गए हैं चुनाव में उसको पूरा कीजिए, और 2024 में अगर वापसी करना है और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि छल का देवता राहु है और छलावा कर सकता है, और छल के रूप में अजीत पवार ने बीजेपी के साथ पहले भी किया था और अभी भी इनका जुड़ना बहुत अच्छा नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन फाइनल प्रिडिक्शन कुछ ही दिनों में मैं बता दूंगा इनके जुड़ने के बाद जो चार्ट बन रहा है, क्योंकि अब ये बहुत मल्टीपल चार्ट जो बन जाएंगे, 3 लोग मिलकर सरकार चलाएंगे, तो वो कैसे रहने वाली है, 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर नोट करते हुए चलना चाहिए। तो अभी केवल ये प्रिडिक्शन सत्य हुई थी कि एनसीपी में अजीत पवार टूटेंगे और वो टूट कर जाएंगे सरकार में। तो ऐसी प्रिडिक्शन की गई थी कि इनके बीच में 2 पार्ट में एनसीपी टूट जाएगी, तो 2 पार्ट में एनसीपी टूट चुकी है अब इस समय, क्योंकि इनके कई मंत्री भी शपथ ले चुके हैं जो अभी न्यूज़ मैंने देखा। और निश्चित रूप से ये समय आने वाले समय के लिए, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कितना पॉजिटिव एनडीए के लिए रहने वाला है, इस पर ज़रूर मैं चेक करूंगा। लेकिन हाँ, अभी महाविकास आघाड़ी को झटका तो लगा ही है, लेकिन कॉन्फिडेंशियल बात को लेकर बहुत ज़्यादा मैं चिंतित हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल जो चार्ट बनकर निकल के आ रहा है जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, पहले भी धोखा मिला था और अभी भी। लेकिन आपको क्या लगता है इनके जुड़ने से क्या होगा? आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं एग्जैक्टली वही चीज़ कैलकुलेट कर रहा था कि टूटेंगे, और वही चीज़ कैलकुलेट कर रहा था टूट कर आएंगे, एग्जैक्टली उसी तरीके से हुआ। डेट भी एग्जैक्टली मैच किया, 10 मई से लेके 13 सितंबर के आसपास का, 12 सितंबर के आसपास का डेट बताया गया था, उसी के आसपास ये मैच भी कर रहा है। तो एग्जैक्टली अगर वही सारी चीज़ें चल रही हैं तो निश्चित रूप से मैं तो कह सकता हूँ ये प्लान्ड है, ये प्लानिंग के थ्रू हो रहा है, और 2024 के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव समय रहेगा। और इस समय जनता से जितनी भी वादे किए गए हैं उनको पहले पूरा कीजिए। राजनीति तो होती जाएगी, जनता जो है जिस सरकार को चुनी गई थी उस सरकार को अभी ये पूरा फर्ज बनता है कि सारे प्रोजेक्ट वगैरह जो रुके हुए थे उनको स्टार्ट किया जाए। अब तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, और आगे मैं ज़रूर विश्लेषण करूँगा। समय अभाव के कारण अभी मैं केवल इतनी ही बातें बता रहा हूँ, और आप अपनी प्रतिक्रियाएं कि इस स्टेप के बाद क्या होने वाला है। 2024 में हालांकि किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है, मोदी 3.0 आकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया की सारी ताकत एक साथ हो जाए और मोदी योगी का कॉम्बिनेशन एक साथ हो जाए, वो भारी ही पड़ने वाले मोदी योगी का कॉम्बिनेशन। तो निश्चित रूप से जो 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें कितनी सीटें आएंगी, 2024 के चुनाव पर इस राजनीतिक संग्राम का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी चीज़ें मैं ज़रूर आने वाले टाइम पे वीडियो पोस्ट करूंगा। लेकिन अभी आपको प्रतिक्रिया में ज़रूर लिखना चाहिए कि इस स्टेप के बाद आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति के फलस्वरूप जो है वो आगे क्या होगा। इसको ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।